अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार और मैं हूं अजीम राना। और हम ये उम्मीद करते हैं, ये दुआ करते हैं कि आपका दिन का आगाज़ भी मुस्बत सोच के साथ और बड़ा ही पैशनेट तरीके से हुआ होगा और आप जहां भी होंगे बखैर आफियत होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। तो जी आज वैसे तो मिड ऑफ द वीक आ चुका है आयशा, और आज वेडनेसडे है। आज वेडनेसडे है और हम लोग तो ये कोशिश करते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर अपने प्रोग्राम में बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स शामिल किए जाएं। कोशिश और तो करते हैं तो अजीम, लेकिन मिड ऑफ द वीक आ गए और मेरा ख्याल है जब ये दिन आ जाता है तो फिर लोगों को ना वीकेंड का इंतजार शुरू हो जाता है। हाँ। कि अच्छा फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे छुट्टी करेंगे, लेकिन हम जैसे भी कुछ गरीब होते हैं मीडिया में काम करने वाले जिनको सिर्फ एक दिन छुट्टी मिलती है। गरीब वाली बात से मैं इत्तेफाक नहीं कर रहा आपकी लेकिन ये आपका बड़ापन है अगर आप कह रही हैं तो। वो उसको बोलते हैं ना डाउन टू ह्यूमिलिटी डाउन टू अर्थ। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात है। वैसे ये इंसान को हम्बल रहना चाहिए, जैसे आयशा है हम्बल रह रही हैं और खुद ये कह रही हैं कि हम जैसे गरीब मैं नहीं, वैसे लेकिन भी हूँ। अच्छा मतलब हम्बल है जी। तो आज हम प्रोग्राम का आगाज अच्छी बात से करेंगे। वैसे तो अगस्त का महीना जो है वो इस हवाले से भी अहमियत का हामिल है कि यौम आज़ादी, जश्न आज़ादी मनाया जाता है इस महीने में। और हमने 1 अगस्त से ही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो कौल हैं वो अपने नाजरीन तक पहुँचाए हैं। तो आज प्रोग्राम का आगाज़ भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इस खूबसूरत बात से हम करेंगे कि ना खुद असूल के खिलाफ काम करो और ना किसी को असूल के खिलाफ काम करते देखकर खामोश रहो। अच्छा, वैसे अजीम ये एक जैसे हम बात सुनते भी आ रहे हैं ना कि ना जुल्म करो और ना जुल्म करने वाले के जुल्म पे खामोश रहो। हाँ, ये भी वही वाली बात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन हम लोग दोनों चीजें करते हैं, जुल्म करते भी हैं और जुल्म करने वाले के जुल्म पे खामोश भी रहते हैं। और असूलों के हवाले से भी हमारा यही मेरा ख्याल है कॉन्सेप्ट है। एक अगर हम नेशन के तौर पर खुद को देखें, बिल्कुल आयशा, तो हमारा यही रवैया है कि हम लोग असूलों पे नहीं चलते हैं। मतलब अगर आज अजीम का चाय का कप नहीं है मैं ये बात करने लगा था, आज भी एक बहुत बड़ी असूल के खिलाफ वर्जी हुई है हमारे सेट पर और ये इम्तियाजी सलूक देखा जा सकता है कि आज मेरी चाय नहीं है। तो मैं इस असूल की खिलाफ वर्जी कतन होने नहीं दूंगा, कतन बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जैसे ही हमारा कोई पैकेज चलेगा मैं फौरी चाय मंगवाऊंगा। नहीं, पैकेज क्यों चलेगा, वैसे भी ले सकती हूँ चाय आपके सामने में लेकिन बहरहाल वैसे असूल की आयशा बात हो रही थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने ये देखा है अपने इर्द गिर्द कि ज्यादातर लोग जो अपनी लाइफ में गोल सेट करते हैं या असूल सेट करते हैं वो बड़े ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में करते हैं। हाँ। कि ये मेरे ख्याल से हर फर्द की ये चाहत होती है, हर फर्द की ख्वाहिश होती है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा लाइफस्टाइल, ज्यादा पैसे। लेकिन जो इनफरादी सतह पर असूल हमें तय करने चाहिए, जो सेट करने चाहिए, जो बेसिकली लीड करते हैं एक बड़ी कामयाबी की तरफ, उन असूलों को हम नहीं अपनाते अपनी जिंदगी में। मतलब जैसे झूठ बोलना, मतलब ना बोलना के अलावा एक लाइफस्टाइल होता है ना, आप सेट करते हैं कि अच्छा हमने इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इस टाइम पे हमने खाना खाना है, ये भी आपके असूल होते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हम लोग इससे बहुत दूर होते जा रहे हैं। लेकिन ये असूल सबको रखने चाहिए, सबको ये अपनी ज़िंदगी के कुछ असूल तय कर लेने चाहिए और नो मैटर व्हाट आप उन असूलों पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, कभी भी उन असूलों की खिलाफ वर्जी ना करें। तो आज प्रोग्राम की बिल्कुल हाईलाइट्स की तरफ बढ़ते हैं। हाईलाइट्स की तरफ बढ़ते हैं जी। तो हुकूमत का आज आखिरी दिन है। चेयरमैन PTI 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिए गए हैं। मुल्की सियासत के उतार चढ़ाव से मुतल्लिक महाराना तज्जिया आज हम अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। और इसके अलावा मुनफरिद सकाफतों के वारिस किताब माजी से कदीम मकामी बाशिंदों के आलमी दिन के मौके पर खसूसी पैकेज भी दिखाएंगे आपको। इसके अलावा जी नागासाकी पर एटमी हमला हुआ और तबाही के आसार आज भी नुमायां हैं। जापान के शहर नागासाकी पर अमरीकी हमले को 78 साल मुकम्मल होने पर यादगारी पैकेज हम आपके लिए लेकर आए। इसके अलावा हीर का मकबरा और गुड़ियों का गांव सेगमेंट कलर्स ऑफ पाकिस्तान में झंग में मौजूद हीर का मकबरा और ओकाड़ा के करीबी गांव ठट्ठा गुलाम का में गुड़िया एक खातून की ताकत कैसे बन गई, इस गांव की इंफरादियत से मुतालिक एक खुसूसी पैकेज भी हम अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। और जी हमेशा की तरह महंगाई का नया तूफान और अवाम है परेशान। मुल्क में बढ़ती महंगाई पर मुरली चौहान पेश करेंगे मज़ाहिया शायरी। मुरली सुना था वैसे मुरली और भी बहुत है। मुरली चौहान शायर हैं जी, मज़ाहिया शायरी पेश देखेंगे वो कौन है, हम भी आज उनकी शायरी सुनेंगे। अच्छा जी, मौसम ने अंगड़ाई ली है और मानसून सीजन में किस तरह की खुराक लेनी चाहिए,
वैसे तो अजीम की भी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, तबीयत नासाज है लेकिन मेरा ख्याल है अजीम आपको इससे काफ़ी मदद मिल जाएगी कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर तबीयत इस मौसम में ख़राब है तो आपको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। तो हमारी माहिर ग़िज़ाइयत हैं ज़ैनब गोंदल, वो रहनुमाई करेंगी, उनसे हम पूछेंगे कि भाई इस तरह के मौसम में डाइट किस तरह की होनी चाहिए कि अगर अजीम की भी तबीयत ख़राब है तो वो कैसे जल्दी ठीक हो जाए। बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाए, मैं भी पैसे बचाऊंगा कि डॉक्टर का खर्चा बचे, और ज़ैनब से पूछ लेंगे काम चला लेंगे जी कि क्या खाना चाहिए। और फिर हम ऐसे तो नहीं जाने देंगे अपने नाजरीन को, एंटरटेनमेंट भी तो कुछ होना चाहिए। तो प्रोग्राम के आखिर में आपको एंटरटेन करने के लिए शहरी खान हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि मौसीकी का तड़का लगाएंगे जी। अच्छा तो जनाब अब न्यूज़ राउंड अप की तरफ पढ़ते हैं और बड़ी खबर शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल, सियासी महाज पर क्या खिचड़ी पक रही है और आवाम महंगाई के भंवर में किस तरह फंसे हैं, वो किस तरह इस महंगाई के तूफान को झेल रहे हैं। इसके अलावा खेलों के मैदान में क्या पेशरफ्त सामने आ रही है और आलमी सतह पर मामलात क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं, इस पर एक नज़र डालते हैं। इत्तेहादी हुकूमत का आज आखिरी दिन, निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। आज वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से मुलाकात के बाद निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान करेंगे। तोशा खाना केस में सजा, इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म आइंदा इलेक्शन के लिए मैदान से बाहर हो गए। आम इंतखाबात के बरवक्त इनकाद पर सवालिया निशान, नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां कब होंगी, इलेक्शन कमीशन फैसला ना कर सका। हुकूमत ने इलेक्शन में ताखीर का खदशा जाहिर कर दिया। यौम आज़ादी में सिर्फ 5 दिन बाकी, मुल्क भर में तैयारियां भरपूर तरीके से जारी। गली मोहल्लों में सबसे लाली परचमों की बहार, फजाओं में मिली नगमों की गूंज। ओवरऑल सिचुएशन है, जो बड़ी खबरें हैं वो भी आपने देखी। अभी दूसरी बड़ी खबर की तरफ भी जाएंगे, लेकिन जो अभी हम राउंड अप की तरफ गए थे उसमें अजीम मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी ना, एशियन हॉकी चैंपियन का आज बड़ा टाकरा है पाकिस्तान और भारत टाकरा है। जी हाँ बिल्कुल, कल हम प्रोग्राम में अपने बात भी कर रहे थे, लेकिन आज का टाकरा जी तो बहुत बड़ा होने वाला है। तो दुआ करें क्योंकि हम पाकिस्तान जीते, चल रहे हैं। हाँ जी, और हम सेमीफाइनल में पहुंचे। और वैसे कल हमारे जो मेहमान थे हॉकी से मुतल्लिक शहबाज सीनियर साहब, उन्होंने तो खासी जो कसम पुरसी की हालत है इस वक्त हमारी, उन्होंने काफी ये हालत बयान की है। लेकिन बहरहाल हमारी तो हुकूमत से अपील कल भी थी, आज भी है कि हॉकी की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाए। अच्छा जनाब, आज की बड़ी खबर ये है कि आज हुकूमत का आखिरी दिन है, चंद घंटे बाकी रह गए हैं और 50 रुकनी भारी भरकम वफाकी काबीना ने अपनी पैकिंग भी मुकम्मल कर ली है। यानी कि आज सब अपने अपने घरों को चले जाएंगे। आज रात जो है निगरान हुकूमत आ जाएगी, आज रात में कल सुबह। बिल्कुल, और आज ये भी मुतवक्के है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो अपना अलविदाई खिताब करेंगे। इस हवाले से मुश्तरका जो इजलास है पार्लियामेंट का, अपर हाउस एंड लोअर हाउस दोनों का मुश्तरका इजलास तलब किया गया है। और इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एंड अपोजिशन लीडर जो हैं राजा रियाज, वो अहम मुलाकात भी करने जा रहे हैं, क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म का नाम जो है वो ताहाल फाइनल नहीं हो सका है। तो उम्मीद यही जाहिर की जा रही है आयशा कि इस मीटिंग के बाद कोई निगरान वज़ीर आज़म के मामला जो है वो वैसे तय हो जाए। नाम तो काफी गर्दिश कर रहा है, काफी मोस्ट फेवरेट नाम सामने आ रहा है, हफीज शेख साहब का, लेकिन बहरहाल अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ। और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना केस में सजा के बाद PTI चेयरमैन को 5 साल के लिए इंतखाबी मैदान से भी बाहर कर दिया है। तो ये अब ओवरऑल क्या सिचुएशन बनती है, इस पर सियासी तज्जिया ले लेते हैं। रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। रसूल बख्श रईस साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कैसे आप? ठीक ठाक है जी? ठीक, आपकी बातें सुन के बहुत खुशी हुई और बड़ी मेहरबानी कि आपने अपने प्रोग्राम में हमें मौजूद किया। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। रसूल बख्श साहब, आज निगरान वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान किया जाना है, तो यही जानना चाहते हैं, जो बड़ा सवाल काफ़ी दिन से बना हुआ है, आपको क्या लगता है अब्दुल हफीज़ शेख साहब इस वक्त मोस्ट फेवरेट करार दिए जा रहे हैं, तो क्या वही होंगे निगरान वज़ीर आज़म? देखिए, सियासत के बारे में पेशीनगोई करना दुरुस्त नहीं होता, कोई भी हो सकता है, लेकिन उनका नाम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं। अगर वो हो जाएंगे तो एक महर मईशत हैं और पाकिस्तान की मईशत को संभाल सकते हैं। अगर उन्हें काम करने का मौका दिया गया, माजी में तो उनको बांध के रखा गया था। हमारे लिए जो भी हो, हमारे लिए मोहतरम है। हम किसी के आने पे ना एतराज़ करते हैं, ना जाने पे खुशी मनाते हैं। तो कुछ कह नहीं सकते कि कौन हो सकता है, बेशुमार नाम आ रहे हैं। आप अगर कह रहे हैं तो आपकी इतला हो सकता है मोतबर हो,
मीडिया में ये खबरें तो ज़ेरे गर्दिश हैं और ये नाम भी मोस्ट फेवरेट करार दिया जा रहा है क्योंकि पीपल्स पार्टी ने नाम पेश किया है और हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है कि पीपल्स पार्टी ने जिन जिन लोगों के नाम दिए हैं उन लोगों को उन ओहदों पे अपॉइंट किया गया है, तो इसलिए शायद वो एक परसेप्शन भी बन गया है कि ये नाम अगर आ रहा है तो यकीनन यही होंगे। जी, अगर आप ये समझ रहे हैं कि सियासत में एक तसलसल होता है कि माजी में जो कुछ होता रहा है अभी वही होगा, ऐसा होता नहीं है पाकिस्तान की सियासत में या दुनिया की सियासत में। ये 2+2 4, 4+4 8 नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। मेरा ख्याल ये है कि अभी तक हमें इंतज़ार करना चाहिए, कोई अंदाज़े नहीं लगाने चाहिए। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि हफीज़ शेख साहब अगर आते हैं तो ये बेहतर होगा और मुल्क की मैशत के लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन रसूल बख्श साहब, जो निगरान हुकूमत है वो खुद से तो कोई डिसीजंस नहीं ले सकती। जो गुज़श्ता हुकूमत के डिसीजंस हैं, जो गुज़श्ता हुकूमत जो प्रोजेक्ट शुरू करके गई है वो उसी को कंटिन्यू ही करेगी ना? नहीं, वो तो देखें, माजी में जो निगरान हुकूमतें थी उन्होंने माजी की हुकूमतों के चलते हुए प्रोग्राम कभी बंद नहीं किए थे। ये गलत तासुर किया गया कि अगर हुकूमत चल रही है तो हुकूमत चल रही है, अगर सड़क बन रही है तो सड़क बन रही है, अगर वापडा का कोई डैम बन रहा है तो डैम बन रहा है, पीए की परवाज़ें चल रही हैं, कोई चीज़ बंद नहीं होती। वो बड़े फैसले मनसूबाबंदी के लिहाज से, सरमायाकारी के लिहाज से वो नहीं कर सकते थे। लेकिन उनका काम सिर्फ इंतखाबात कराना था। लेकिन ये कहना कि निगरान हुकूमत आते ही माजी के तमाम काम रुक जाते थे, ऐसा हरगिज़ नहीं था। ये बात मीडिया में इसलिए फैलाई गई थी ताकि ये जवाज़ पैदा किया जा सके कि आइंदा के लिए जो निगरान हुकूमत बनने जा रही है उसको अख्तियारात मिल जाने चाहिए। बिल्कुल। अब जो निगरान हुकूमत बन रही है वो वही अख्तियारात इस्तेमाल कर सकेगी जो आम तौर पर मुंतखब हुकूमत अख्तियारात इस्तेमाल करती है। तो निगरान हुकूमत और एक मुंतखब हुकूमत के आईनी अख्तियारात में, कानूनी अख्तियारात में आप कोई वाज़ेह फ़र्क महसूस नहीं पाएंगे। सही। रसूल बख्श साहब, यही सवाल था बिल्कुल मेरा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई और बाइख्तियार किया गया है अब इंटरिम जो सेटअप है उसको, और वो अब ज़्यादा मौसर तरीके से फ़ैसला साजी भी कर सकेंगे। दूसरी जानिब नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद जो है वो इलेक्शन अब लगता तो यही है कि ताख़ीर का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन अनकरीब होते नज़र आते हैं? देखिए, जो पाकिस्तान के सियासी मामलात आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, ये एक स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहे हैं। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है कि जो सेंसस है, मरदमशुमारी है, इसके नताइज तो काफ़ी पहले मुरतब हो चुके थे। अगर 6 महीने पहले उनको अनाउंस करते तो 6 महीने के अंदर हल्का बंदियाँ भी हो सकती थी, इंतखाबात भी वक्त पे हो सकते थे। एक अरसे से हम लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि इंतखाबात वक्त पे नहीं होंगी, और ये सब जमातें इस वक्त जो पीडीएम की छतरी तले मौजूद हैं, सबका मौक़िफ़ एक ही है कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए। इसलिए कि उन्हें सियासी खदशात हैं कि उनकी कश्ती शायद दूसरे किनारे ना लग सके और किसी सियासी तूफ़ान में घिर ना जाए और उसको निकालने वाला कोई रह ना जाए। तो वो तमाम रसूल बख्श साहब, ये खदशा क्यों है इन सियासी जमातों को? क्योंकि ऐलानात तो इनसे मुख्तलिफ किए जा रहे हैं, वो कह तो यही रहे हैं कि जी जल्द से जल्द इंतखाबात कराए जाएं। देख लें, अगर जल्द कराते तो इंतखाबात की मुद्दत 60 दिन के अंदर है। 90 दिन अगर पहले डिसॉल्व हो रहे हैं तो फिर तो 90 दिन है इनके पास। देखिए, 2 दिन पहले क्यों है असम्बली को तोड़ रहे हैं, इसलिए कि उन्हें 90 दिन मिल जाए। बिल्कुल। और माजी में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब असम्बलियाँ तोड़वाई, जो गलत फैसला था, तो इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, उन्होंने इंतखाबात नहीं होने दी। किसी चाहे पाकिस्तान में आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वायलेट किया गया है, किसी के खिलाफ हत्या की इज्जत का कोई जब साबित था, कोई मुकदमा। ये देखिए, आईनी बहरान तो एक मुल्क के अंदर चल रहा है और ये मजीद बहरान पैदा करने जा रहे हैं। तो जब उन्होंने
असम्बलियों को तालील किया था तो उन्होंने शोर मचाया था असम्बलियों को वक्त पे जाना चाहिए, वक्त पे मुकर्रर जाना चाहिए। चंद दिन पहले तो पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे थे कि जी हम अगर इंतखाबात वक्त पे ना हुए तो हम ये कर देंगे वो कर, क्या करेंगे, मिले हुए हैं, ये नूरा कुश्ती हो रही है। तो आप ये सोचें कि क्यों 3 दिन पहले या 2 दिन पहले क्यों असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं। 90 दिन मिलने चाहिए। 90 दिन जब मिल गया तो आगे क्या होता है उसके बारे में वो स्क्रिप्ट के मुताबिक कर रहे हैं। फिर उन्हें मरदमशुमारी का कर दिया कि जी अब नई हल्कियाँ बंदियाँ होंगी। अब जिस तरह पहले आज़ाद इलेक्शन कमीशन ये कहता था कि जी हमारे पास तो फंड्स ही नहीं है इंतखाबात कराने के लिए, और वही इलेक्शन कमीशन कहेगा जी हमारे पास तो वक्त ही नहीं है ये हल्का बंदियाँ करने के लिए, हमें 1 साल और देना चाहिए, 2 साल और देना चाहिए। ये वैसे 2 साल की बातें तो हो रही हैं रसूल बख्श साहब, 2 साल की बातें तो हो रही हैं कि ये सेटअप जो है ये 2 साल तक भी ये लेकर जा सकते हैं। देखिए उस जो स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ वो ये है, क्यों चाहते हैं कि 2 साल, ये वही लोग हैं जमहूरी लोग हैं जो पीडीएम के अंदर है, ताकि वो जो एक सबसे बड़ा मकसद है उनका वो ये है कि रास्ते के सामने एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा है या एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ है, किसी तरीके से, किसी जादू से, किसी जादू की छड़ी से, किसी तरीके से पहाड़ वो रास्ते से हट जाए, वो समंदर के ऊपर अंदर जो तूफान चल रहा है वो कोई किसी जादू के फूंके से वो निकल जाए, इनकी सियासी कश्ती पार हो जाए और अगली नस्लें भी वहाँ पे पहुँच के वहाँ पे सब कुछ वही करती रहे। एक और बड़ा पहाड़ जो मौजूदा हुकूमत के ख्याल में उनके लिए था, चेयरमैन पीटीआई उनको तोशाखाना केस में सजा के बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको 5 साल के लिए नाअहल करार दिया है। आपके ख्याल में क्या साबिक हुकूमत, साबिक वजीर आजम की नाअहली से नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी? जो भी कदम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो इनके खिलाफ जा रहा है, इनको पता है। अगर इनके हक में जा रहे हैं तो इंतखाबात 90 दिन तक क्यों ले जा रहे हैं, 7 दिन के अंदर करें। अगर ये 16 महीने की कारकर्दगी बहुत अच्छी है, जब कारकर्दगी बहुत अच्छी होती है तो हुकूमतें ये पार्लिमानी निज़ाम में वक्त से पहले भी असम्बलियाँ तालील करके जल्दी इंतखाबात कराती हैं ताकि ज़्यादा मैंडेट के साथ दोबारा ताकत में आ जाए। अगर इनको इतना जोम है तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तो इंतखाबात वक्त पे वो करा दें। वो क्यों नहीं करा रहे? उनको खौफ है ये मारे जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, और सियासी तौर पर इन्होंने तबाही का बंदोबस्त खुद किया है। अगर इमरान खान की हुकूमत को वक्त पूरा करने देते तो ये दिन उनको ना देखना पड़ता। रसूल बख्श साहब, वो इंटरिम सेटअप से मुतालिक एक सवाल सर ज़हन में आया, जैसे कि अभी ये बात की जा रही थी कि लग ये रहा है, खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि इंटरिम सेटअप जो भी आएगा वो ज़्यादा मुद्दत के लिए आएगा। तो जब सर इख्तियारात दिए जाते हैं तो इख्तियारात के साथ जिम्मेदारी भी ज़ाहिर बढ़ जाती है। तो अब इन्हें एम्पावर किया गया इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद, तो आपको क्या लगता है कि अब निगरान सेटअप मसाइल में कमी कर सकेगा इस मुल्क की, या खुद उनके लिए बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे? देखिए उनके लिए मसाइल पैदा गालिबा शायद ना हो, इसलिए कि उन्होंने कोई सियासत में जाके हफीज शेख साहब ने इंतखाबात में हिस्सा तो नहीं लेना, उनकी कोई सियासी जमात तो नहीं है जिनके लिए इंतखाबात लड़ना नागुज़ीर है। वो जिस सहारे से आ रहे हैं वो सहारा इतना कमज़ोर नहीं है, वो मजबूत है। जब तक वो सहारा है वो आगे काम चलाते रहेंगे। लेकिन देखना ये है कि वो जो उसको आगे ले आए हैं वो ख़ुद तो नहीं आया है, कोई लेके आया है, और ले आने वालों में वो सिर्फ आप पीपल्स पार्टी का नाम ले रहे थे वो नहीं है, कोई और हैं। वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो जब ले आए हैं तो जाहिर है उनके सामने कोई पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालने का कोई राह अमल होगा, कोई मंशूर होगा, कोई मकसद होगा। वो देखते हैं कि वो कामयाब होते हैं या नहीं। लेकिन जो 16 महीने में जो उन्होंने एक नया तजर्बा किया था उसके असरात पाकिस्तान की मैशत पे देख रहे हैं। उस वक्त रुपया और डॉलर क्या रेशो था, 180 का था, आज 400 रुपये में नहीं मिलता। लेकिन ये हुकूमत तो कह रही है कि जो 15 महीने में काम हमने किया है, अगर हम ये काम कर सकते हैं तो गुज़श्ता हुकूमत 4 साल में क्यों नहीं कर सकी। रसूल बख्श रईस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके तज्ज़िये का। और मौजूदा हुकूमत किए हैं वो तो यकीनन हमें भी नज़र आ रहे हैं और गुज़श्ता आने वाले माजरत के साथ आने वाले दिनों में भी नज़र आ जाएंगे।
बिल्कुल। और आज जो हम मुलाकात होने जा रही है वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन के माबैन, तो जल्द ही ये भी तय हो जाएगा कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा बस इंतजार करना पड़ेगा, बस आज के दिन का, बस आज के दिन का। लेकिन आपको हम ज़्यादा इंतजार नहीं कराएंगे, हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले हम मुल्क की ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है उस पर बात कर रहे थे, और रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने भी तफसीलन गुफ्तगू की। और इसी बात की तरफ भी उन्होंने इंदिया दिया कि अभी निगरान जो सेटअप है उसके लिए फेवरेट नाम तो एक सामने आया है, लेकिन कुछ भी इस हवाले से कयास आराई करना फिल वक्त जो है वो एक जल्दबाजी ही होगा। और बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया आयशा कि पॉलिटिक्स में, सियासत में कभी भी आप जो है वो, क्योंकि हम लोगों ने गुज़श्ता कुछ अरसे में देखा है कि इतनी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन हमारी पॉलिटिक्स की हो चुकी है। पहले हम अपने मैच के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से कहते थे, लेकिन अब हमारी मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन भी ऐसी हो गई है कि हम आज सोच रहे हैं कि शायद ऐसा होगा और रात तक कुछ और हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसे ही कुछ सूरत हाल हमें मौसम के हवाले से भी आयशा देखने में मिलती है। कभी बारिश होना शुरू हो जाती है जी, और कभी शदीद गर्मी और धूप। तो इस वक्त मुल्क में ओवरऑल क्या सिचुएशन है मौसम की, और बारिशों का जो स्पेल है ये जारी रहेगा, किन किन इलाकों में कब कब तक जारी रहने वाला है, इसी से मुतल्लिक मैट डिपार्टमेंट से हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट इस वक्त मौजूद हैं। तो उनसे बात करते हैं जी। मोहम्मद असलम साहब इस वक्त हमारे साथ सुनो पाकिस्तान में मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, कैसे हैं आप? जी जी खैरियत, बिल्कुल सही। अच्छा जी, मोहम्मद असलम साहब बताइएगा थोड़ी सी इस वक्त आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है मौसम के हवाले से ओवरऑल? अभी पिछले दिनों काफी एक्टिव मौसम रहा है, उसमें काफी अच्छी बारिशें दी हैं, लेकिन अभी 3 से 4 रोज तक इतना एक्टिव मॉनसून नहीं, कोई आइसोलेटेड बारिशें, कोई अपर जो हमारा पाकिस्तान है जिसमें लाहौर भी शामिल है, इसमें कोई लाइट टू मॉडरेट कहीं कहीं पे बारिश हो सकती है। कोई बड़ा सिस्टम नहीं है जिससे हम कह सकें कि हैवी फॉल्स इस तरह एक्सपेक्टेड है आने वाले 3 से 4 रोज में। अच्छा मोहम्मद असलम साहब, पिछले जुलाई के लास्ट में जो हमने बारिशें देखी हैं वो बारिशें ऐसी थी कि हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और बहुत ज़्यादा पानी भी खड़ा होना शुरू हो गया था सड़कों पे। क्या ये अनयूजुअल बारिशें हुई हैं इस मरतबा, मतलब जिस तरह रूटीन में होती हैं, ये अनएक्सपेक्टेड थी या ऐसे ही चलता है? देखिए, मानसून के जो एक्टिव जो मंथ होते हैं वो जुलाई और अगस्त ही पाकिस्तान में होते हैं। तो जुलाई में बारिशें ज़्यादा होती हैं, अगस्त में ज़्यादा होती हैं, और लेकिन लाहौर या मुख्तलिफ हिस्सों में इस मरतबा ज़्यादा बारिशें हुई। मैं अगर आपको बताऊं कि जुलाई में कोई जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी इशू की है हर मंथ के, तो 70% जो नॉर्मल से ज़्यादा बारिशें हुई पूरे पाकिस्तान में। तो लाहौर में भी इसकी जो एवरेज थी वो तकरीबन 192 मिलीमीटर थी, जो कोई 650 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई लाहौर में। तो ये इसमें सिस्टम था कि जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है वो भी एक्टिव था, और जो अरेबियन सी या बंगाल से जो मॉइस्चर आ रही थी वो भी। तो जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो बारिशें ज़्यादा होती हैं। तो ये इसकी काज थी कि पाकिस्तान में। मेरा भी सवाल पूछने का मकसद इसलिए भी था क्योंकि हम ग्लोबल वार्मिंग की बात बहुत ज्यादा आजकल कर रहे हैं, और चाइना में भी हमने अजीम देखा है कि 130 साल बारिशों का रिकॉर्ड टूटा है। तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि क्या हमारे यहाँ पे भी कहीं वही सिचुएशन तो नहीं ज्यादा फास्ट हो गई है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज तो अपनी जगह वो तो इफेक्ट कर रही है, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। लेकिन ये जो मानसून है ये तो नॉर्मल है, क्योंकि हमने जो महकमा मौसमियात ने 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक 3 माह की जो फोरकास्ट इशू की गई है उसमें ये ख्याल ज़ाहिर किया गया कि ये नॉर्मल के करीब या स्लाइटली अबव नॉर्मल होंगी। तो जब 3 माह के बाद हम इसको सारे देखेंगे कितनी बारिशें हैं, तो फिर हमें पता चलेगा जो प्रेडिक्शन महकमा मौसमियात की थी कि उसके करीब ये आई है। तो अभी ये जैसे मैंने कहा कि 2 माह होते हैं इसमें ज़्यादा बारिशें, अभी इसी की वजह से बारिशें। अच्छा मोहम्मद असलम साहब, हम लोग अपने नाजरीन को इस प्रोग्राम में ही रोज़ाना की बुनियाद पर कोई टूरिस्ट स्पॉट बताते हैं और हम कहते हैं कि जी आप यहाँ पर ज़रूर घूमने जाएँ। तो बिलखसूस इस मौसम में हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ ये ट्रेंड है, नॉर्दर्न एरियाज़ में लोग घूमने फिरने जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान, सवात, कागान, नरान। तो इन एरियाज़ में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, आने वाले दिनों में कैसी रहेगी? जी बिल्कुल, वहाँ पे मतलब साफ है और कहीं कहीं पे थोड़े से क्लाउड हैं, कोई इतना बड़ा सिस्टम नहीं है। और बल्कि मैं आपके तवज्जुह से ये कहता हूँ कि अपने नाज़रीन को जाएं, आज से जाएं, अगले 3 से 4 रोज़ बहुत अच्छा मौसम होगा।
कोई उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो एंजॉय करना चाहिए इस मौसम में। और ये बड़ा अच्छा मौसम है कि इसमें कोई बड़ा सिस्टम नहीं है इस दौरान। चले जी, टूरिस्ट के लिए तो अच्छी खबर है कि मौसम साफ रहने वाला है। बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद, आप हमारे साथ मौजूद रहे। तो आप बिल्कुल वो लोग जो घूमने फिरने का प्लान कर रहे हैं और जिन्होंने नॉर्दर्न एरियाज का रुख करना है, तो अच्छी खबर। स्कूल की छुट्टियां भी अब खत्म होने वाली हैं, तो लोगों की प्लानिंग्स जो होती है ना वो अगस्त के सेकंड वीक के कुछ स्टार्ट तक ही होती हैं। और मेरा ख्याल है अभी तो फर्स्ट वीक अभी है मेरे ख्याल से। हाँ, कुछ दिन बाकी हैं, तो ये 4-5 दिन भी मिल जाए, ये भी गनीमत है। तो मौसम साफ है, 2 दिन भी मिल जाए घूमने फिरने के लिए, वो भी बहुत होते हैं। मौसम साफ है जी, आप जाएं घूमने फिरने। अच्छा, चलिए नेक्स्ट सेगमेंट हमारा टुडे इन हिस्ट्री। तो जनाब, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मकामी लोगों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया की मुख्तलिफ हिस्सों में सदियों से आबाद कदीमी और मुकामी बाशिंदों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती तब्दीलियों समेत दीगर आलमी इश्यूज़ में मुकामी और कदीम बाशिंदों के किरदार का एतराफ़ करना है। अजीम, आप कहाँ के मुकामी हैं? मैं यहीं का मुकामी हूँ। आप कहाँ से? मैं भी यहीं के मुकामी, जहाँ पे रहे पले बड़े वहीं के मुकामी है बिल्कुल। लेकिन एक बड़ी तादाद है, लाखों में ऐसी कम्युनिटीज़ हैं इस वक्त जो तकरीबन 96 के लगभग जो ममालिक हैं वहाँ पर बस रही हैं और उनकी जो साख्त है, उनकी जो शक्ल सूरत है, उनके जो रंग हैं, उसी से वो पहचाने जाते हैं कि वो वहाँ के नेटिव्स हैं। और फिर बड़ी ही इंटरेस्टिंग उनके कल्चर्स, उनकी वैल्यूज, उनकी लैंग्वेजेस। बिल्कुल। तो इसी से मुतालिक हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट तैयार की है जी, आप देखें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मकामी लोगों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद दुनिया की मकामी आबादी के हुकूक को फरोग देना और उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। इस साल इसका थीम इंडिजेंस यूथ बतौर एजेंट बराए तब्दीली खुद इरादियत है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के 90 ममालिक में 476 मिलियन मकामी लोग रहते हैं, जो 7000 जुबानों और 5000 सकाफतों की नुमाइंदगी करते हैं। मकामी लोग मुनफरिद सकाफतों के वारिस हैं, जिन्होंने समाजी, सकाफती, इक्तसादी और सियासी खुसूसियात को बरकरार रखा है। उन्होंने अपनी शनाख्त, तर्ज जिंदगी, इलाकों और कुदरती वसाइल पर अपने हक को तस्लीम करने की कोशिश की है, मगर इसके बावजूद हमेशा उनके हुकूक पामाल होते रहे हैं। मकामी लोग आज दुनिया के सबसे ज्यादा पसमानदा और कमजोर गिरोहों में शुमार होते हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी अब तस्लीम करती है कि उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और अपनी अलग सकाफतों और तर्ज जिंदगी को बरकरार रखने के लिए खुसूसी इक़दामात की ज़रूरत है। तो जी, ये हमने एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की आज के दिन के मुनासिबत से। मकामी लोगों की अहमियत का दिन है, इसी को उजागर करने के लिए हमने ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है। और हमने ये देखा कि आयशा, हिस्ट्री में भी जिस तरह से दुनिया कनेक्ट होती रही आपस में और फिर ये एक ग्लोबल विलेज का रूप धार गई। तो जैसे जैसे हमने ये देखा है कि लोग मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ ममालिक में फैलना शुरू हुए, तो वहाँ की जो मकामी आबादी है, वहाँ के जो मकामी लोग हैं, सबसे पहले खतरा उन्होंने भांपा। सबसे पहले खतरा उन्हीं को हुआ, क्योंकि हम अगर रेड इंडियंस की बात करें तो उन्होंने इस चीज को फेस किया। उन्होंने फेस किया वहाँ पे। और अमेरिका के जो मकामी बाशिंदे हैं, बेसिकली वो रेड इंडियंस ही हैं। और फिर बल्कि हम लोग भी जो बरसगीर के रहने वाले हैं, उन्होंने भी ये चीज फेस की। हम लोगों ने भी देखी जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल था। बिल्कुल बिल्कुल, तो लोगों ने बहुत इस चीज को फेस किया है। इसको लोगों ने इस चीज से स्ट्रगल किया निकलने के लिए। और बल्कि एक दिन मैं अजीम पढ़ रही थी इसकी तमाम हिस्ट्री कि काला पानी की सजा क्या होती थी, और पढ़ के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप लोगों को भी इस तरह का कोई आर्टिकल मिले तो जरूर पढ़ें इसके बारे में कि मुकामी लोगों ने क्या क्या कुछ फेस किया हुआ है। और अमेरिका के बारे में भी ये कहा जाता है कि अमेरिका को दरियाफ्त करने के लिए जो एक पूरा एक्सपीडिशन निकला था, वो जो एक ग्रुप पूरा निकला था, कोलंबस को कहा जाता है जी कि कोलंबस डिस्कवर अमेरिका। बेसिकली वो डिस्कवर करने इंडिया जा रहे थे और पहुंचे वहाँ पर। तो वहाँ की मकामी आबादी को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने यही कहा कि जी मैं इंडिया पहुंच गया, लेकिन बाद में फिर उस जगह को अमेरिका का नाम दिया गया जी। तो बहरहाल एक और अहम बात आज के दिन की मुनासिबत से वो ये है कि जी अंदोहनाक एक वाक़या पेश आया था, जिसमें एक ही वक्त में लाखों अफराद अपनी जान की बाजी हार गए थे। 1945 में आज ही के दिन अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर एटम बम गिराया, जिसकी वजह से देखते ही देखते लाखों इंसान मौत की आगोश में चले गए। मतलब हम लोग अगर इंडिविजुअली अपनी जिंदगियों की बात करें तो वो तो रोज कुछ ना कुछ हो रहा होता है, लेकिन कोई वाकयात ऐसे होते हैं जो कि दुनिया को बदल देते हैं। और मेरा ख्याल है ये भी वैसे ही एक वाकया। और इस हवाले से ये भी जानना जरूरी है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 का बैकड्रॉप है और फिर इस हादसे के बाद अमेरिका जो है वो एक सोल सुपर पावर बनकर दुनिया में उभरा। और हमने एक और ऐसा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 2 एटॉमिक बॉम्ब इनिशियली बनाए गए, 6 अगस्त को पहला फेंका गया हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी, और उनके नाम बड़े इंटरेस्टिंग है। पहले बॉम्ब का नाम था जी लिटिल बॉय
अच्छा, हाँ जी, और दूसरा जो था वो था फैट मैन। फैटमैन, और इसकी कोई हिस्ट्री भी होगी यकीनन। हाँ जी बिल्कुल, ये वो अभी हम देख भी रहे थे, पिछले दिनों एक मूवी रिलीज हुई ओपनहाइमर के नाम से। हाँ जी बिल्कुल वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो एक जिस प्रोजेक्ट के तहत पहला एटॉमिक बॉम्ब दुनिया का जो है वो बनाया गया था, उस प्रोजेक्ट को जो लीड कर रहे थे शख्सियत, ओपनहाइमर उनका नाम था, तो उसी पर वो मूवी भी बनी। और तो ये मूवी वाकई देखनी बनती है क्योंकि बारबी तो बहुत हो गया। मेरा ख्याल है हमें इस तरह के सीरियस टॉपिक्स पे भी फिल्में देखनी चाहिए। एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से हम वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक, राइट आउट ऑफ द ब्रेक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं जी, और ब्रेक पर जाने से पहले हम जैसे आयशा बात कर रहे थे ओपनहाइमर के बारे में, बिल्कुल। वैसे हमारे देखने वाले भी कह रहे होंगे कि बार बार ये शख्स ओपनहाइमर का जिक्र क्यों करता है। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि उसके कंपटीशन में जो मूवी आ रही है, जी हाँ, आ चुकी है उसने, और उसने तो दिमाग खराब कर दिया। उसने दिमाग खराब कर दिया। आप जैसे ही सोशल मीडिया खोलते हैं हर चीज पिंक पिंक नजर आ रही होती वैसे है। आपने भी आज पिंक ड्रेस पहनी हुई है, और आपकी ड्रेस को देख के मुझे ये बात याद आई। मुझे तो वार्डरोब ने अरेंज करके दिया तो मैंने तो फिर वही पहन लिया। आप भी बारबी फैन है? नहीं, मैं नहीं। अच्छा, मुझे पहली खातून मिली है जी जो कह रही हैं कि वो बारबी फैन नहीं है, वरना अमूमन तो हमने ये देखा है कि बारबी डॉल की हर कोई बारबी डॉल बनना चाहती है। लेकिन हम ये बात क्यों कर रहे हैं ये बताना आप बहुत जरूरी है कि बारबी जो फिल्म है उसकी कामयाबी के आफ्टर शॉक्स अब आना शुरू हो गए हैं। जैसे मैं कह रही थी कि सोशल मीडिया जब आप ओपन करते हैं तो हर चीज आपको पिंक नजर आ रही होती है। पिंक नजर आ रही है, लेकिन ये खबर सबको हैरान कर देगी आयशा, क्योंकि मार्केट में बारबी थीम के अब ताबूत आना शुरू हो गए हैं जी। ये भी सुनना रह गया था। फ्यूनरल सर्विस फराहम करने वाली ये कैनेडियन कंपनी है जिन्होंने गुलाबी रंग के ताबूत की तशहीर शुरू कर दी है, और इन्होंने अपनी तशहीरी मुहिम के लिए ये खास स्लोगन भी तैयार किया है, और स्लोगन ये है कि तो फिर आप बारबी की तरह लहद में आराम कर सकते हैं। बारबी वैसे मरती भी है? मरती होगी बारबी की तरह, लेकिन अच्छा ये चीज़ तो बड़ी अजीब सी है। मतलब मैं इस पे बात करते हुए भी थोड़ा सा मैं हो जाती हूँ कि इस पे बात मतलब आप किस तरह कर किस एंगल में करें, क्योंकि हम किस तरफ जा रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही है कि अब आपने जो ताबूत है वो भी बारबी कलर के बनाना शुरू कर दिए हैं। जैसे कुछ अर्सा पहले मैं कहीं पढ़ रही थी कि किसी बहुत अमीर आदमी ने जो अपना कफिन है वो किसी ब्रांड का बनाया, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लुई विटॉन था या किसी ब्रांड का, तो नीचे किसने लिखा हुआ था कि जिस भी ब्रांड का आप कफिन पहन ले जाना तो उसने कब्र में जाना। तो अब ये ताबूत भी इस तरह के आना शुरू हो गए हैं। लोगों की माइंड सेटिंग जो की जा रही है ना, एक माइंड मेकिंग की जा रही है, वो बड़ी अजीब है। इसका दूसरा एंगल ये है कि मेरे ख्याल से जो मार्केटिंग कंपनीज है ना, वो मेरे ख्याल से नए नए इनोवेटिव तरीके से जो आइडियाज लेकर आते हैं कि किस तरह से ज्यादा रीच जो है वो किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर उसकी बढ़ाई जाए। और फिर देखा ये जा रहा है कि बारबी मूवी के चूंकि फैन ज्यादा है उस मूवी की, मतलब कुछ भी बेचते हैं उसके नाम पे, कुछ भी जो है। और इस मूवी के आने से पहले ही एक प्रॉपर कैंपेन स्टार्ट कर दी गई थी, बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स, इवन के खानों के कलर भी। अच्छा, बल्कि इसमें ये भी था कि जो बारबी की जो मार्केटिंग टीम थी उनकी सैलरीज बढ़ाने के हवाले से भी एक कैंपेन प्रॉपर स्टार्ट की गई थी कि भाई बारबी की जो ये मार्केटिंग टीम है उसने काम इतना अच्छा किया है और इतनी ज़्यादा इस फिल्म की तशहीर की है कि उनकी सैलरीज भी बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये तो लगता है सबके हवासों, दिल और दिमाग, जो सैलरी बढ़ाई जाएगी हर चीज पे सवाल तो जो सैलरी बढ़ाई जाएगी उसे क्या कहा जाएगा, पिंक इंसेंटिव या बारबी इंसेंटिव। ये अच्छा है, ये अच्छा है। ऐसा कुछ हो सकता है। आप फिर जाहिर सी बात है जब थीम के साथ चल रहे हैं तो फिर उसका टाइटल भी सजेस्ट किया जाना चाहिए। और हम लोग तो अपनी स्क्रीन फुटेजेस भी अपने नाज़रीन को ये दिखा रहे थे कि किस तरह से जो गुलाबी रंग में वो ताबूत बनाए गए हैं, और मुझे तो देखकर बहरहाल वो कहीं से भी कैसे नहीं लगे, खौफ आ रहा था जिस तरह से एक बारबी गुड़िया। बल्कि हम पहले बात कर रहे थे उसमें बारबी पड़ी हुई है तो ये बारबी ही जाके चिपट जानी है उसको। तौबा, ये बड़ी वैसे अजीब चीज थी। तो जी वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। मॉनसून हमारा चल रहा है और इसके साथ साथ बारिशों के साथ हवा में नमी भी मौजूद होती है, जिसकी वजह से इस मौसम में सेहत के कई मसाइल दरपेश होते हैं। इसलिए इस मौसम में खास तौर पर हमें अपनी सेहत का ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है 1 दिसंबर टू जनवरी, क्योंकि जब से कोरोना वाला टाइम शुरू हुआ है अजीम, तब से लोग मैंने देखे कि उस सीजन में बहुत बीमार होते हैं। बिल्कुल, और ये वाला सीजन, मॉनसून वाला बिल्कुल। और मुझे भी ये मौसम बिल्कुल रास नहीं आता है, और इस मौसम में आपने ग़िज़ाएं किस तरह की इस्तेमाल करनी है जानते हैं। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट ज़ैनब गोंदल। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक।
ना सबसे पहले तो अजीम के मसले का हल यार मुझ समेत कई लोगों का ये मसला है बेसिकली। हाँ, तो प्लीज आप ये बताइए कैसी खुराक हो। और अच्छा, मॉनसून की जब हम बात करते हैं ना तो हमारे माइंड में एक बड़े प्लेयर आता है कि बारिश होगी, बादल, पकौड़े खाएंगे, समोसे खाएंगे, एंजॉय करेंगे इस सीजन को। लेकिन जहाँ सीजन को एंजॉय करने की बात आती है वहाँ पे बहुत ज्यादा मच्छर भी आते हैं, बहुत ज्यादा Humidity भी है। ह्यूमिडिटी, और आपको बुखार होना, नज़ला होना बहुत ज्यादा कॉमन होना शुरू हो जाता है। ऐसे इन ही है। शॉर्ट आपको इन्फेक्शंस जो है वो अटैक करना बहुत ईजी हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी आपको अटैक करते भी हैं। अब इन वायरल इन्फेक्शन से, चाहे वो मच्छर काट रहा हो, उनसे बचने के लिए क्या खाएं ऐसा कि आपकी बॉडी जो है वो इम्यून हो जाए। अब इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें ज़्यादा स्विच करना चाहिए अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या अपनी जो चाय वगैरह जिसमें हम कहवे जात की बात करते हैं उनकी तरफ। लेकिन फ्रूट्स कौन से हों और कैसे इस्तेमाल करें। एक रुझान हमारा बहुत ज़्यादा ये भी चलता है कि बाहर निकले हैं, फ्रूट चाट्स बाहर से खा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बाहर निकले हैं, फ्रूट जूसेस पी रहे हैं। हम बाहर ना भी निकले, हम घर में मंगवा लेते हैं। एग्जैक्टली हम घर पे, बहुत सारी सर्विसेज ऐसी अवेलेबल हैं कि आपकी आपने services ऑर्डर ऐसी किया हैं, हाँ। और आपको घर पर मिल गया। लेकिन जो फ्रूट चाट आपने बाहर से मंगवाया है, कभी हमने ये सोचा है कि उस फ्रूट की कटिंग किस तरह से हो रही थी, बिल्कुल, उसको ये वॉश सबसे खास किया चीज़ है। गया था या नहीं किया गया था, और जहाँ उसको काट के रखा गया था कितने घंटों से वो कटा हुआ वहाँ पड़ा था, और उसके ऊपर कौन से इंसेक्ट्स या पेस्टिसाइड्स जो थे वो उसको अटैक कर रहे थे, और हमारी बॉडी में जाके वो क्या करेगा। बिल्कुल। फिर जो अच्छा ज़ैनब, juices कौन हैं, कौन सी बीमारियां हो सकती हैं वैसे, ये भी बताएं जरा। बीमारियां, डायरिया सबसे कॉमन है जिसमें होता है। उसके साथ लोगों को बहुत ज्यादा जो है ये उल्टी आना, वॉमिट होना बहुत कॉमन होना शुरू हो अच्छा, जाता है। इसको हम ये फूड पॉइजनिंग भी कह सकते फूड हैं। पॉइजनिंग कह सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, आजकल के मौसम में आप जिसको भी मिल रहे होंगे ना, वो कह रहा होगा सर में दर्द है, पेट में दर्द बिल्कुल, है, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अजीब बोझल सी तबीयत हो रही ऐसे है। ये बल्कि Nausea मैं type। सुन रही थी कि Exactly। लोग हॉस्पिटल बहुत एडमिट हो रहे हैं, ड्रिप्स बहुत। लग रही हैं। ये 2-3 लोगों से मैं सुन रही थी ऑफिस में ही। बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसकी डेफिशिएंसी भी हो रही होती है। अब उसको कैसे पूरा करें। एक आपको अल्लाह ताला ने लीमू दिया है जो कि एक बिल्कुल। नेमत है। आप लीमू बाजार से खरीदें, पानी में चीनी, नमक, लीमू डालें, उसकी स्कंजवी बना के पिए। एक तो ग्लूकोज की डेफिशिएंसी नहीं होगी, दूसरा बॉडी में जो नमकियात निकल रही होती हैं। आपने देखा है बाकी सारा साल जो पसीना आता है वो और तरह से आता है, और आजकल जो पसीना आता है वो बहुत चिपचिपा, बिल्कुल। क्योंकि वो आपके नमकियात भी बॉडी से बाहर निकल रहे और होते हैं। वो पसीना ऐसा आजकल के मौसम में आता है कि जैसे आपने सर पे पानी डाल दिया और भीग पानी जाते हैं डाल आप, पूरा भीग जाते हैं ऐसा। तो अब उसको कवर करने के लिए सबसे पहले तो आपने स्कंजवी का इस्तेमाल करना है। अब आपने ये भी देखा होगा कि सबसे ज्यादा फ्रूट्स इस सीजन में अवेलेबल होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को ये पता है कि मैं जो सीजन दे रहा हूँ उसको रिकवर करना बॉडी ने जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। सभी फ्रूट्स, मैंगो हो, मैंगो तो मैं कहती हूँ कि एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की, जितने ज्यादा उसमें विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, अगर हम उसको खाएं तो हम बहुत सारी बीमारियों लेकिन से कुछ बचते लोगों हैं। का ये ख्याल है कि या तो मैंगोज आपको ओवरवेट कर देते हैं, आपका फैट आपकी बॉडी में ज्यादा करते हैं, या फिर वो गर्म फल है तो उसकी वजह से आपकी चेहरे पे पिंपल्स निकल आते हैं, तो लोग कुछ इस वजह से भी अवॉइड करते हैं उसको। अच्छा, आम ओवरवेट आपको तब करता है जब आप डेली बेसिस पे उसको 2 से ज्यादा खाएंगे। अच्छा। रोजाना हम 2 खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। रोजाना के 2 आम आप नॉर्मल साइज के, अब पता लगे आपने कहीं से बहुत बड़ा आम निकाला और के हम तो 2 ही खा रहे हैं, कहने लगी थी वो 2 आम जो है 6 के बराबर है। एग्जैक्टली। अब ये ना हो, नॉर्मल साइज के 2 आम बिल्कुल डेली बेसिस पे खाए जा सकते हैं। और दूसरा, आम के जो गर्मी की तासीर है, साइंस गर्म ठंडे को नहीं मानती, लेकिन मैं मानती हूँ, इसलिए मैं ये बात कहती हूँ कि आप आम खाने के बाद लस्सी का इस्तेमाल जरूर करें, कच्ची लस्सी। एग्जैक्टली। हम अपने बड़े बूढ़ों को बहुत आसानी से गलत बोल देते हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस चीज का निचोड़ या उस बिल्कुल। तहकीक में गुजारी है, हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारे। एग्जैक्टली। जो बीमारियां हम अपनी साइंस के बाद भी सफर कर रहे हैं वो नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ अपने वैसे तजुर्बे हम लोग तो अपने नाजरीन को ये भी बताते जाएं कि आप इस सेगमेंट में कॉल भी कर सकते हैं, और आप ज़ैनब से कॉल के दौरान पूछ सकते हैं कि जो भी मसाइल का सामना है आपको इस मौसम में खुराक की वजह से। तो ज़ैनब, मैं ये पूछना चाह रही, जो कैफियत है इस वक्त वो आपने ज्यादा साफ खाना खा लिया है इसलिए हो गई है। हाँ, अच्छा, कल हम ये लोगों ने भी साफ एक खाना खाया था। ये भी एक फैक्ट होता है। ऑनेस्टली मैं आपको बताती हूँ, जब हम लोग अपनी बॉडी को एक आदत डाल देते हैं ना, तो वो उसकी आदी हो जाती है। हम ज्यादा आदत डाल चुके हैं बॉडी को कि कम से कम दिन में एक बार हमने बाहर से खाना, ऐसे ही है। और बाहर से हमने फास्ट फूड की तरफ भी जाना है, और अगर हम देसी की तरफ भी जा रहे हैं
तो जो ऑयल और जो फैट उसको कुक करने में यूज होता है वो आप अपने घर पे कभी नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल। आप अपने घर में इस्तेमाल कर रहे होंगे देसी घी कर रहे होंगे, ऑलिव ऑयल कर रहे होंगे, कोकोनट ऑयल या सरसों का तेल, इन 4 ऑयल्स में ही आप कुक कर रहे होंगे। अगर कुकिंग ऑयल की तरफ भी आप जाते हैं तो किसी अच्छे ब्रांड का लेके उसकी यूजेज कोशिश को तो यही होती है कि एक अच्छे ब्रांड का कुकिंग ऑयल ले आए। और कुकिंग ऑयल की भी एक क्वांटिटी अगर एक बार यूज हो गई है तो वो दूसरी बार यूज नहीं होती। लेकिन जो हम बाजार में जाते हैं, आपको क्या लगता है कि जो हम ऊपर से तरी स्पेशल मांगते हैं वो तरी कहाँ से आती है? सही बात है, इस चीज को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल। तली हुई चीजों को। और ये जी, और आजकल तो अगर हम देख रहे हैं जैसे मक्खियों का रुझान बहुत ज्यादा है, तो आप अगर बंद पैकेट्स और उन चीजों में भी जा रहे हैं तो उसमें के अंदर भी आ जाती है फिर एक मक्खी जो है वो भी उसके अंदर आ जाती है। हाँ। तो इसलिए बेटर है कि आप घर का खाना जो है वो खाएं और उसको एंजॉय करें, क्योंकि घर पे जो भी फ्रूट्स आप ला रहे होते हैं आप उसको अच्छी तरह से पहले वॉश करते हैं, फिर आप उसकी कटिंग का प्रॉपर एक देखते हैं कि जिस नाइफ से कट रहा है, अपने बच्चे को अगर दे रहे हैं तो टाइमिंग्स का ख्याल। आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि माएं पीछे बच्चों के बहुत देर से कटा हुआ है, इसको जल्दी खा लो, और अगर नहीं खाया जाता तो उसको ऊपर या तो क्लिंक लगाया जाता है या ऊपर एक प्लेट दे दी जाती है कि वो ऐसे ही रहे। तो फ्रूट्स सबके सब दिए जाएं। वेजिटेबल्स की भी अगर हम बात करें, लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा वेजिटेबल नहीं खाता, या हम अक्सर कह देते हैं मेरा नहीं दिल कर रहा। क्यों नहीं दिल कर रहा होता? क्योंकि हम वेजिटेबल्स को सिर्फ ये समझते हैं कच्चा खा लो। जब हम रेस्टोरेंट्स में जाके ऑर्डर करते हैं तो हम एक स्पेशल साइड वेजिटेबल्स की लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो सॉटे करके हमें बड़े अच्छे से उन्होंने टॉस करके दिए हुए होते हैं। ऐसे ही तो वो हम घर पे क्यों नहीं बना सकते? अच्छा ज़ैनब, इस सिचुएशन में बिलखुसूस जब आपका पेट डिस्टर्ब हो और नौजिया टाइप कैफियत हो, तो फिर किस तरह की ग़िज़ाएं लेनी चाहिए? सबसे पहले तो अगर आपको वॉमिट भी फील हो रही है और डायरिया भी है, दोनों सिचुएशंस हैं, तो पहले अपनी मेडिसिन जो है उसका ख्याल किया जाए, प्रॉपर मेडिकेशन की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको लिंगर ऑन कर देते हैं और वो बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है बॉडी। और इस मौसम में जो ऐसे होना है, अगर आप इसका ख्याल नहीं करते और ये 3 से 4 दिन से ज़्यादा जाता है तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस हैं फेटल होने के और डेथ की तरफ जाने। अच्छा, ठीक है, हाँ, इसलिए इसको बहुत जल्दी टेक केयर कर लेनी चाहिए। नंबर 2, इसमें आप दही का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर सकते हैं ताकि आपकी जो गट हेल्थ है आप उसको हेल्दी कर सको। लिक्विड्स भी, सॉरी लिक्विड्स में एग्जैक्टली दही का इस्तेमाल करें, उसके साथ लस्सी ले सकते हैं, लेकिन मीठी लस्सी नहीं ली जाएगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है। उसके अलावा ब्रेड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा जो चावल हैं वो उबाल के नाश्ता खाए किस जा तरह का होना चाहिए? नाश्ते में भी आप दही खा सकते हैं इस मौसम? बिल्कुल नाश्ते में दही का इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि दही जो है वो एक बेस्ट सोर्स है हमारे लिए फैट का, प्रोटीन का। अब अच्छा, इस हालत में तो नहीं, लेकिन वैसे नेक्स्ट बेस्ट नाश्ता जो है वो ये है कि दही का एक बोल ले लें, उसके अंदर कोई सा सीजनल फ्रूट जो है वो कट करके डालें, अपने जो नट्स हैं उसको उसके अंदर डालें, चाहे वो काजू है, पिस्ता है, बादाम है। बहुत सारे लोग गर्मियों में नहीं खाते लेकिन उसको खाया करें, एक हेल्दी फैट, आप उसको डाल लें। ये आप हमारे साथ एक कॉलर है जी, फैसलाबाद से मुकद्दस हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुकद्दस, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जी हम लोग भी बिल्कुल बेहतरीन। कहें जी, क्या सवाल है आपका? मैं आपका प्रोग्राम डेली देखती हूँ, मतलब जब भी लगता है तो अच्छा प्रोग्राम है, मुझे बहुत अच्छा, आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। मैं आपके प्रोग्राम के टॉपिक के जरा हट के क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जी करें। मेरी एज 23 है और मेरा वेट बिल्कुल 38 है। मैं चाहती हूँ मेरे वेट को बढ़ाने के लिए आप कुछ बता दें। अच्छा, मतलब वही ज़ैनब से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। हाँ जी। ज़ैनब बता सकती हैं, बिल्कुल वाकई। अच्छा, वेट गेन की जब हम बात कर रहे होते हैं तो मोस्टली लोगों को लगता है वेट लॉस एक इशू है, लेकिन वेट गेन जो है वो भी बहुत सारे लोगों का एक इशू चल रहा होता है। वेट गेन करने के लिए पहले तो स्पेसिफिकली आपकी प्रॉपर हिस्ट्री और प्रॉपर देखना पड़ेगा कि क्यों आपका वजन जो है वो इतना कम रहता है, क्यों नहीं बढ़ पाता। लेकिन एक छोटी छोटी चीजें जो है वो हम ऐड ऑन कर सकते हैं। उसमें ये है, आजकल मैंगो सीजन में है, आप मैंगो का शेक ऐड ऑन करें, वो आपके वेट को पुश अप करने में बहुत हेल्प आउट करता है। उसके अलावा लोगों की बातों में ना आया करें कि पराठे बहुत ज्यादा खाएं तो वजन बढ़ जाएगा। ऐसा वजन अगर आप बढ़ा भी लेते हैं तो वो सिर्फ बुरे कोलेस्ट्रॉल्स और आपकी बॉडी में LDL जो है वो बढ़ रहा होता है। आप शेक्स की बात कर रही हैं तो इसमें तो फिर खजूर का भी शेक जो है वो भी मेरा ख्याल वेट गेन करने में काफी अच्छा मैंगो होता का है। शेक, या आप एक नॉर्मल 2 ग्लास दूध ले लें, उसके अंदर 4 से 5 खजूरें डालें, सभी नट्स उसमें डालें और उसको ब्लेंड कर लें। ये पूरा सीजन आप पी सकते हैं। और जिन लोगों में खून की कमी रहती है
जो बच्चे एनेमिक होते हैं, जिनमें खून की कमी है, या आप उनको चाह रहे हैं कि इनकी हेल्थ अच्छी हो, ये शेक आप उनको पिला सकते हैं और ये उनके लिए बहुत हेल्दी है, वजन बढ़ाने के लिए, स्किन को ग्लो कराने के लिए और अपने गट हेल्थ को हेल्दी करने के लिए बहुत अच्छा शेक है। वैसे अभी ये जो मसला हमारे कॉलर ने उठाया, मैंने कई लोगों में ये देखा है कि एज के साथ साथ उनका वेट उस तरह से या बॉडी जो है वो उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रही होती, बिल्कुल, और उनकी डाइट बिल्कुल ठीक होती है, खाते पीते बिल्कुल ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। जब हमने एक चीज़ अपनी बॉडी के अंदर डाली है, आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, उसकी बॉडी ने ब्रेक डाउन ही नहीं किया, तो आपको उस ग़िज़ा का फ़ायदा सिर्फ मैक्सिमम 5 से 10% हो। अगर आप उसको फिजिकली एक्टिव होने की तरफ लेके जाएंगे तो वो आपकी हेल्थ में बड़ा काम करे। आपने देखा होगा जो जिम जाते हैं लोग, या जो फिजिकली एक्टिव होते हैं, योगा कर रहे होते हैं या डेली वॉक करते हैं, वो एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा खा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक्टिव भी होते हैं, उनका वेट भी नहीं बढ़ रहा होता और उनकी स्किन पे एक एक्स्ट्रा ग्लो होता है। बिल्कुल वो ऐसे। क्यों होता है? इसलिए होता है कि जब, इसकी मैं बड़ी अच्छी मिसाल ये देती हूँ, मोटरवे पे एक गाड़ी जा रही है 120 की स्पीड पे, आपने उस गाड़ी के साथ पहुंचना है और आप पीछे हैं, तो आप 120 की स्पीड पे चलेंगे, आप उसको कभी नहीं पहुंच सकते। आप 110 पे चल के कभी नहीं पहुंच सकते। आपको कम से कम 130 140 पे जाना पड़ेगा उसको रीच करने के लिए, और अगर उससे आगे जाना है तो 140 पे ही जाना पड़ेगा। सेम इज द केस, अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज, आप 2000 कैलोरीज डेली खाते जाओगे, ना वजन कम होगा ना वजन बढ़ेगा। ये उन लोगों के लिए जो एक मेंटेन करके अपनी बॉडी वेट को लेके चलना चाहते हैं। जो बढ़ाना चाहते हैं वो डेली बेसिस पे 2200 या 2400 कैलोरीज पे जाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा। जिन्होंने कम करना है वो 1600 कैलोरीज या 1800 कैलोरीज पे आएंगे, डेली बेसिस पे 200 कैलोरीज का डेफिसिट जाएगा तो वजन कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप ज्यादा खाने के शौकीन हैं, आप 3000 कैलोरीज तक लेते हैं, लेकिन आप 1800 या 1000 या 1500 बर्न कर देते हैं, तो आपकी बॉडी में मसल बिल्डअप जो है वो होना शुरू हो जाए। अच्छा, वैसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि मेरे अक्सर दोस्त वगैरह या इस तरह जो सर्कल में लोग हैं वो जिम वगैरह जाते हैं तो वो उसके लिए प्रोटीन शेक्स का इस्तेमाल करते हैं बड़ा फ्रीक्वेंटली। तो तो इज इट गुड? बिकॉज ये कहा जाता है कि जी अगर आपको एक सर्टेन लेवल से ज्यादा ग्रो करना है अपनी बॉडी को, थोड़े मसल गेन करना है, तो प्रोटीन शेक्स आपको लेने पड़ते हैं, तो ये बताएं जरा इसके। अच्छा देखें, जब हम किसी भी चीज़ का एक्सेस करते हैं ना तो वो हमारे लिए बुरी होती है। बहुत सारी हमने ये स्टोरीज देखी हैं, आई डोंट नो आपने देखी है या नहीं, लेकिन प्रोटीन शेक्स एक्स्ट्रा पीने से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। इसलिए भी हुई है कि एग्जैक्टली क्योंकि आपने प्रोटीन को अपनी डाइट में बहुत एक्सेस में कर दिया। शायद उसका टेस्ट भी अच्छा होता है, मैंने कभी यूज नहीं किया, तो बहुत अच्छा होता है मेरा ख्याल है लोग उसको ज्यादा इसलिए यूज कर लेते हैं। उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स आपको मिलते हैं। एग्जैक्टली, वनीला, चॉकलेट, सब फ्लेवर्स उसमें आ रहे होते हैं। अब वे प्रोटीन जो है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन जब आप उसको मैक्सिमम 1 स्कूप पूरे दिन में ले रहे हो, अब क्या होना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे आपको एक लग रहा होता है कि अच्छा मेरी बॉडी ग्रो कर रही है, आप उसके 7 से 10 स्कूप पर डे पे चले जाते हो, जो कि बहुत एक्सेस हो जाती है और लोग ये करते हैं। और उसके साथ स्कूप भी ले रहे हैं, अंडे भी दिन में कोई 20-20 खा रहे हैं, चिकन का पोर्शन भी बहुत ज्यादा है, कार्ब्स 0 हैं। क्योंकि हमारे जो जिम में इंस्ट्रक्टर्स हैं, मैं अब ये कॉन्फ्लिक्ट एक ला रही हूँ, लेकिन जिम इंस्ट्रक्टर्स जो हैं उनको सिर्फ ट्रेनिंग होती है, उनको ये नहीं पता, उन्होंने नहीं स्टडी किया कि डाइट क्या है, किस तरह से करवानी है, क्या क्या चीजें देनी है। फैट का इंटेक बहुत कम कर देते हैं हम लोग, जैसे हमें लगता है, हालांकि फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट जब तक बॉडी में नहीं होगा वजन कम नहीं होगा। फैट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये भी होता है, जैसे बॉडी में फैट जाता है वो बाकी फैट्स के साथ अटैच करता है और उनको भी लेके बॉडी से बाहर चला जाता है। अच्छा, ये काम भी फैट करता है। लेकिन हम जैसे वे प्रोटीन या प्रोटीन बहुत ज्यादा बॉडी में एक्सेस कर देते हैं, तो प्रोटीन के एक्सेस करते ही हमारी किडनी फेलियर्स बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे नर्वस सिस्टम को एक साइन जा रहा होता है सिर्फ प्रोटीन है और कुछ नहीं है, तो वो बॉडी ने मेटाबोलाइज करने के लिए कार्ब्स हमारी बॉडी को 65% चाहिए होते हैं। जब हम उसको 1% भी नहीं दे रहे तो वो बेचारी क्या करे, कोलैप्स करना शुरू हो जाएगी। 1-2 स्कूप तक ठीक है। हाँ, अगर आप इसको मैक्सिमम वीक में 5 दिन लेते हैं और 1 स्कूप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उतना वर्कआउट भी करते हैं, तो फिर ठीक है। आपने पिछले दिनों ये देखा है कि एक जो है न्यूट्रिशनिस्ट ही थी वो, लेकिन उन्होंने अपनी डाइट में से हर चीज को निकाल दी, सिर्फ वेजिटेबल्स पे वो जिंदा थी। एग्जैक्टली, उनकी डेथ हो गई है। हाँ, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ हो गई है।
और वेजिटेबल भी शायद रॉ वेजिटेबल वो खाती थी बिल्कुल। रॉ वेजिटेबल्स उनको कुक भी नहीं करना, हर चीज की स्मूदी बना रही हैं, हर चीज उसको खा रहे हैं। देखें हमारी बॉडी का जो एक मैकेनिज्म है उसने ब्रेक डाउन जब करना है तो वो सिर्फ वेजिटेबल्स को अगर ब्रेक डाउन करती जाएगी तो वो बॉडी फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि हर चीज को लेके चलना है। अब माय प्लेट का कॉन्सेप्ट बड़ा कॉमन चलता है। माय प्लेट के कॉन्सेप्ट में क्या है, कार्ब्स भी हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आपके दही वगैरह का पार्ट है, फ्रूट्स का पार्ट है। आप उन सब चीजों को जब कंज्यूम करते हैं, एक तो आप मोटे भी नहीं हो रहे होते, दूसरा आपकी हेल्थ में चकवाल से कॉलर हैं जी, अलीशा हमारे साथ आयशा इस वक्त मौजूद हैं। अलीशा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। जी जी बेहतरीन, कहिए क्या सवाल है आपका? जी मेरा टॉपिक आज के बारे में ही है कि आजकल बहुत इंडाइजेशन और एसिडिटी वाला जो मौसम, मतलब मौसम की वजह से जो गर्मी शदीद है जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो मेरा यही है कि मुझे आजकल बहुत सारी एसिडिटी और एसिड रिफ्लेक्स टाइप होता रहता है। बाद में बर्ड्स आना और फिर उसके बाद इंडाइजेशन होता है बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ भी खा लो, पानी पी लो ज़्यादा तो उसके बाद और इंडाइजेशन हो जाएगा, लाइक ऊपर आएगा बिल्कुल एसिड रिफ्लेक्स टाइप। तो इसमें क्या करना चाहिए? और ये मेरे साथ एक्चुअली ईद, बड़ी ईद से चल रहा है। मैंने कुछ ऐसा खाया भी नहीं है जैसे गोश्त वोश हो, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। चलिए अलीशा आपके सवाल का जवाब लेते हैं जी। मुझे पहले समझ आई क्या क्वेश्चन है? एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, वो कह रही है कि इस मौसम में खास तौर पे बहुत खास तौर पे हो रहा है। एसिड रिफ्लक्स बेसिक जो उसका एक इशू आता है वो इसलिए भी आता है कि जो हम खाना खाते ही लेट जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के जो विंड पाइप्स और फूड पाइप है उसके कवर्स जो होते हैं, जब हम फौरन लेटते हैं तो वो उठ जाते हैं, जिसकी वजह से खाना वापस मुंह की तरफ आ रहा होता है। दूसरी रीजन एसिड रिफ्लक्स की इस सीजन में ये भी हो सकती है कि आप फ्राइड फूड बहुत ज्यादा खा रहे हो। बिल्कुल, इस सीजन में फ्राइड फूड को बहुत ज्यादा लिमिट कर देना चाहिए ताकि आपकी मतलब अब जैसे कि वो बात कर रही थी कि मैंने कोई गोश्त वगैरह भी ऐसा नहीं खाया, सिर्फ गोश्त की वजह से नहीं मसला होता, और बहुत से फूड ऐसे हैं कि जो आपको एसिडिटी कर देते हैं। माइट भी आप दूध का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हो, दूध से लोगों को में बहुत ज्यादा एसिडिटी का इशू आता है। अगर दूध एसिडिटी करता हो तो दूध के अंदर हल्दी डाल के इस्तेमाल करें, वो एसिडिटी नहीं करेगा। सही। उसके अलावा गैस के इश्यूज जो हैं वो भी सॉल्व कर सकता है। दूध से बहुत सारे लोगों को गैस और एसिडिटी होती है। मतलब उनको देखना पड़ेगा कि वो उनकी डाइट में ऐसी क्या चीज है जो कि उनको एसिडिटी कर रही है। बिल्कुल, और खाना खाते ही बिल्कुल आप लेटे ना। डॉक्टर साहिबा ने बड़ा ही मुफीद मशवरा दिया है, बाकी भी मशवरे इनके मुफीद हैं, उन पर भी अमल दरामद करें। ज़ैनब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यहाँ पर आयशा हम ब्रेक लेने जा रहे हैं। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से हम वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक राइट आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट हमारा होने वाला है, क्योंकि इस सेगमेंट में ना सिर्फ हम आपको हंसाएंगे बल्कि आपको मज़े मज़े के गाने भी सुनाएंगे। तो पहले आपको ये बताएं कि हंसना हंसाना इंसानी फितरत और तबई तौर पर ये सलाहियत कम या ज़्यादा तो हर शख्स में ही पाई जाती है। और उर्दू अदब के एक क्लासिक की ऐद में तंज़ो मज़ाक को अकबर अलाहाबादी जैसे शायरों ने अपनाया और इस रिवायत को फिर कायम रखा, और कई शोरा कराम का नाम इस फहरिस्त में शामिल है। और अब तो मैं आपको अपने गेस्ट की तरफ सीधा लिए चलता हूं, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऐसे ही तंज़ो मज़ाक से भरपूर शायरी करने वाले जनाब मुरली चौहान साहब। और हमारे साथ एंटरटेनमेंट की दुनिया से आज हमने सिंगर को भी दावत दी है, और वो अपनी मौसीकी का तड़का लगाएंगे शहरी खान, और गिटार पर उनके साथ क्रिस्टोफर मौजूद हैं जी। अच्छा, सबसे पहले मुरली साहब, मैं आपके नाम का, मैं भी बल्कि हम जब प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे थे और हम आपका तारुफ करवाए थे तो मैंने कहा मुरली धवन सुना था, मुरली चौहान का क्या कॉन्सेप्ट है इस नाम का आपके? ये असल में मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ वहाँ पे मुख्तलिफ सईद नाम के लोग थे, तो चूँकि मैं वो शौकिया तौर पे फ्लूट प्ले करता था। अच्छा। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए उन्होंने मेरा नाम सईद मुरली तो अगर आप वो लेकर आते हम आपसे फ्लूट भी सुनते। तो बस उसके बाद फिर मैंने मुरली चौहान नाम रखा। अच्छा। जी हाँ, बहुत मुख्तलिफ नाम रखा है वैसे आपने। जी जी। चौहान साहब, वैसे क्या सुना रहे हैं आप आज हमें और हमारे नाजरीन को? जी, कुछ हालात हाजरा पे, कुछ जनरल सा इरशाद प्लीज। इरशाद इरशाद। जी, ये हालात हाजरा पे जी आजकल जो करंट इशू है, पानी ना बिजली गैस मगर बिल हैं रेगुलर। वाह वाह वाह। पानी ना बिजली गैस मगर बिल हैं रेगुलर, मत पूछ कैसे घर को चलाता हूँ आजकल, रो रो के आंसुओं से मैं भरता हूँ बाल्टी,
हंस हंस के फिर उसी से नहाता हूँ आजकल। वाह 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 वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। जबरदस्त। और ये हालात हाजरा पे ही देखिएगा कि जैसे जैसे देश में महंगा होता है पेट्रोल वगैरह वगैरह, जैसे वगैरह, अच्छा। जैसे जैसे देश में महंगा होता है पेट्रोल वगैरह, वैसे वैसे मेरे दिल को पड़ता है एक हौल वगैरह। वैसे वैसे मेरे दिल को पड़ता है एक हौल वगैरह। आए छींक जो लीडर को तो लाजिम है लंदन का दौरा। वाह 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 वाह। आए छींक जो लीडर को तो लाजिम है लंदन का दौरा। वोटर को हो दिल का दौरा तो बस पैनाडोल वगैरह। ये बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा था। तो बिल्कुल, बस बड़ी आपने सही अक्कासी की है जी। जी। जो इस वक्त हालात हैं कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। जी जी। अच्छा, वैसे इस मज़ाहिया शायरी की तरफ बहुत कम लोग आए हैं और जो आए उन्होंने नाम भी बहुत बनाया है। आपका इस तरफ रुझान कैसे आया? क्योंकि अब तो हमारे जो संजीदा शायरी करने वाले लोग थे वो भी काफ़ी पीछे जाना शुरू हो गए हैं, जो मौजूदा हालात अब चल रहे हैं। तो ये मज़ाहिया शायरी कुछ डिफरेंट सा है मीडियम। डिफरेंट भी है, मुश्किल भी है। मुश्किल है, बल्कि ज़्यादा मुश्किल है। आजकल तो ज़्यादा टफ हो गया, क्योंकि आप देखते हैं कि हर टीवी चैनल्स में उन्होंने वो कॉमेडियंस बिठाए हैं जो कंटिन्यूस लाफ्टर दे रहे हैं। ऐसा ही है। तो इसलिए हम आप समझ लें कि हमारा कंपटीशन है बस। क्योंकि एक नकली हंसी और एक असल में हंसी निकालना, ये दो बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। और ये मज़ाक मुश्किल है। बिल्कुल। बड़े लोगों ने कोशिश की है, लेकिन वो फिर वापस संजीदा की तरफ चले गए हैं। मुश्किल है लाफ्टर निकालना। तो मुरली साहब, आप इसका इंस्पिरेशन क्या है? कहाँ से आपको ये ख्यालात आते हैं? आप ऑब्जर्व करते हैं? जी, मुशाहिदा। उसके अलावा कुछ वैसे तखय्युलाती भी हो जाता है, कुछ देखने से है। कुछ ये है कि जिस तरह वो कहते हैं ना, अगर जिस तरह भाई को आपको पता होगा कि अगर आपने अच्छा गाना है तो उससे ज़्यादा सुनना चाहिए। इसी तरह ये है कि मुतालिया लोगों को सुनना, उनके मतलब देखना, उनकी पढ़ंत देखनी, वो कैसे पढ़ते हैं, ये सब कुछ शामिल है। तो फिर वहाँ से इंस्पायरेशन आती है सारी। मुशाहिदा भी। हालात हाज़रा के अलावा अगर आप एक दो लाइनें जनरल भी कोई सुनाए हमें, फिर हम गाना भी सुनेंगे शायरी। न जाने कब कोई ऐसा लोकेशन ऐप निकलेगा। न जाने कब कोई ऐसा लोकेशन ऐप निकलेगा, तेरे दिल तक पहुंचने का जहां से मैप निकलेगा। वाह वाह वाह, तेरे दिल तक खजाने की चाबी वाला पहुंचने का जहां से मैप निकलेगा। अजी वाकिफ हैं हम, अजी वाकिफ हैं हम जाली हंसी परियों के चेहरों से। वाह 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 वाह। अजी वाकिफ हैं हम जाली हंसी परियों के चेहरों से, जो मेकअप की तहें खो दें फकत स्क्रैप निकलेगा। ये आपने मुझे देखे क्यों इतना हंस रहे? नहीं, मैंने जाली हसीना की बात की है। मैं तो वैसे जाली हसीनाओं की बात तो खोल के देखे तो स्क्रैप निकलेगा। मैंने एक्चुअली आपकी तरफ इसलिए देखा कि आपका रिएक्शन क्या आएगा। मेरा रिएक्शन बहुत नॉर्मल था, क्योंकि मैं मेकअप के बगैर भी ठीक हूँ। बेहतरीन से, लेकिन बहुत आपने अच्छा सुनाया। और बाकी इस तरह की शायरी से किसी को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, और हमें दिल से हंसी आई है आपकी इस शायरी पे। शायरी, अब आपकी तरफ हम आते हैं जी। गाना भी हम आपसे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहते हैं कि थोड़ा हमारे देखने वालों को बताएं कि आप कब से गा रहे हैं, कब ये शौक पैदा हुआ? मैं कॉलेज लाइफ से ही गा रहा हूँ, और मतलब कि उससे पहले भी सीख रहा था म्यूज़िक। तो आफ्टर कॉलेज लाइफ के बाद मैंने फिर इसको प्रोफेशनली स्टार्ट किया। अच्छा, शायरी हमारे ईद शो में भी आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया था। मतलब इनके गाना सुनने से पहले मुझे इतनी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो इतना अच्छा गाएंगे। लेकिन आपने बहुत अच्छा गाना गाया था, और हम सबको, जितने लोग वहाँ बैठे थे, उनको आपका गाना बहुत पसंद आया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो शायरी का गाना अभी सुन रहे हैं या अभी ब्रेक पे? अभी तो हम ब्रेक के बाद सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक बड़ा जरूरी सवाल है शायरी से। शायरी, मुझे थोड़ा बहुत गाने का शौक है, लेकिन मैं उस तरह से नहीं सीख पाया अकेले। लेकिन इनका मसला कुछ ये भी है ना कि जब इनको गाने के लिए कहा जाए तो इनको कोई गाना याद नहीं आता। हाँ, ये होता है। जैसे कोई कहना कि 2-4 लाइनें सुना दे, उसी टाइम वो लाइनें ज़हन में नहीं आती। वो आप पहले से याद करके रखा करें ना। पता नहीं ऐसा क्या है। मेरा जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि जी फैमिली सपोर्ट था इस मामले में? अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली सपोर्ट था। मतलब आपको फैमिली सपोर्ट चाहिए? वो भी चाहिए, बहुत जरूरी है जी। मेरे ख्याल से आपकी फैमिली का आपके साथ होना बहुत ज्यादा, वो बहुत जरूरी होता है। आपकी फैमिली अगर आपके साथ नहीं है ना, तो आप सबसे पहले कमजोर वहीं पे होते हैं। एग्जैक्टली, सबसे पहले आप घर पे हार जाते हैं। फैमिली की सपोर्ट ना हो तो गाने की लाइनें भी याद नहीं आती।
तो मुरली साहब मतलब आपने आपको indirect शायरी में बता रही? दिया अजीम को अभी तक फैमिली सपोर्ट नहीं है। नहीं, मैंने तो कोशिश की है, मुझे लग रहा है कि अब मिल जाएगी जल्दी फैमिली सपोर्ट इंशाल्लाह। बाकी यहाँ पर हम लोग एक ब्रेक छोटी सी ले रहे हैं जी, और ब्रेक से जैसे वापस आएंगे फिर शहरी हमें बेहतरीन सा गाना सुनाएंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा, वापस आ रहे हैं। ये सुनो पाकिस्तान। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और आज हमने अपने प्रोग्राम के सेगमेंट में शायरी और शायर को इकट्ठा कर दिया। शायरी खान भी है हमारे साथ और एक शायर भी, डॉक्टर मुरली चौहान हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, हमने पहले आपको डॉक्टर नहीं कहा, आपने हमें बाद में बताया कि आपने पीएचडी भी की हुई है। जी, ये पंजाबी में, पंजाब यूनिवर्सिटी से पंजाबी में मैंने। अच्छा जी, जबरदस्त। तो फिर हमें पंजाबी में आपने क्यों नहीं कोई शायरी सुनाई? सुना देंगे। सुनाए। वो कहंदी सी ए तन मन धन मैं ला देता तेरे नाम। वो कहंदी सी ए तन मन धन मैं ला देता तेरे नामे, ते दुनिया दी कोई भी शै नहीं जचदी तेरे सामे। तेरे नाले वादा कदे एक पल ना डोलांगी, तेरे हर बोल नूं मैं यार सोने नाल तोलांगी। क्या मैं तेरियां जुल्फां नूं हथ लावन ते जी करदा? क्या मैं तेरियां जुल्फां नूं हथ लावन ते जी करदा, ते उन्हें ला के विग अपनी क्या ऐल्लै तू क्यों डरदा? ते उन्हें ला के विग अपनी क्या ऐल्लै तू क्यों डरदा? जदों मैं वांग कलियां दे खिले दंदां दा नां लेता, फटाफट उसने फिर बीड़ कढ़िया ते फड़ा दिता। वाह वाह। ते फिर मैं डरदे डरदे ने जदों नैना दी गल कीती, ते फिर मैं डरदे डरदे ने जदों नैना दी गल कीती, ते खब्बी अख पत्थर दी सी ओने मेरे वल कीती। ते खब्बी अख पत्थर दी सी ओने मेरे वल कीती। मैं वरियां दी मुहब्बत दा जब यारो सिला पाया, मैं वरियां दी मुहब्बत दा जब यारो सिला पाया, मेरा महबूब उधड़ के मेरे हत्थां दे विच आया। सर इस तो पहले महबूब पहले वाला शेर भी ऐसे ही बोला था। महबूब इस तो पहले नाराज ना हो जाए, ज्यादा उधड़ जाए और अब उधड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। शेरी प्लीज अच्छा सा कोई गाना अगर आप सुनाएं हमें। जी जी मैं सुनाता हूँ। 1 2 3 4। तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, हो गया। सपना देखा जो तूने वो मेरा हो गया, हो गया। डूबे तो यूं जैसे हो पार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार। आए नजर चेहरे हजार, हमें दिलों की बातें हिम्मत सालों में, सालों में पाए जवाब हमने तेरे सवालों में, सवालों में। ख्वाबों की डोर टूटे ना यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार। आए नजर चेहरे हजार। जबरदस्त। ये बहुत अच्छा सॉन्ग था। और मेरा ख्याल है जैसे हम बात कर रहे थे
कि कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो आपको याद रह जाते हैं। ये उनमें से एक सॉन्ग है जो बहुत जबरदस्त भी रहा और हिट भी रहा और याद भी रहा। और आपने आज बल्कि जब इसकी धुन बजा रहे थे तो अजीम ने साथ ही फरमाइश कर दी कि ये गाना होना चाहिए। मैंने कहा अजीम भाई की फरमाइश था, मैं इनकार करना मुश्किल है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। अब फौरी तौर पर मुरली साहब, अगर आप किसी साबित महबूब के ऊपर शेर सुना दें। साबित क्योंकि अब तक जो उन्होंने शेर से में साबित कुछ भी नहीं था। बाल निकाल दिए, आंखें निकाल दी, दांत निकाल दिए। साबिक, आपको क्यों इतना साबिक महबूब याद आ रहा है? साबिक नहीं, साबित। अच्छा कंप्लीट। मुझे लगा आपने किसी साबिक महबूब की बात। अपनी मर्जी से कुछ भी सुना दें, अगर कोई अच्छी सी, कोई बेहतरीन। ये बेगम पे लिखा ये बहुत जरूरी है सर। हाँ जी, बहुत जरूरी है। करे जब ईद की शॉपिंग, वाह वाह, तो बेपरवाह निकले है। आए करे जब ईद की शॉपिंग तो बेपरवाह निकले है। उड़ाने को मेरी तनख्वाह अन्ने वाह निकले है। उड़ाने को मेरी तनख्वाह अन्ने वाह निकले है। प्लाजे सा बदन लेकर मेरी बाइक पे जब बैठे, प्लाजे सा बदन लेकर मेरी बाइक पे जब बैठे, अचानक पिछले पहिए से सदाए ठाह निकले हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है सर, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त जी। मतलब आपने माफ नहीं किया यहाँ पे भी। बिल्कुल आयशा, लेकिन मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे शो का टाइम खत्म हो गया है। तो हम इंशाल्लाह अब अगले एपिसोड में आएंगे, इंशाल्लाह कल जिंदगी रही तो जरूर आएंगे और कोशिश यही करेंगे कि आज जैसा ही इंटरेस्टिंग शो कल भी आपकी खिदमत में पेश कर सकें। तो आज मुझे और आयशा को आप इजाजत दें। और आयशा, बिल्कुल जाने से पहले शहरी हमें एक और अच्छा सा कोई गाना सुनाए। आपकी कोई फरमाइश है तो? मेरी फरमाइश नहीं, फरमाइश छोड़ें आप, बस सुनाए। ये आप सबके लिए। सरे गरे सरे सरे गरे दसा, सरे गरे 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 सरे गरे दसा, सरे ग सारे गा पा दसा दस दा पा गरे सदा। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। दिल कर वेखदार मां, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया। जी कर वेखदार मां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। प्यार तेरा है जिंदगी मेरी, करनी है मैं पूजा तेरी। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।